देख रहे हैं सत्यहिंदी.com। चलिए एक नजर डालते हैं अब तक की सुर्खियों पर। 7 सितंबर को कन्याकुमारी से शुरू हुई कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा फिलहाल 9 दिन के ब्रेक पर थी, जिसके बाद आज 3 जनवरी मंगलवार को यात्रा यमुना बाजार कश्मीरी गेट से फिर से शुरू होगी और गाजियाबाद के रास्ते से उत्तर प्रदेश में प्रवेश करेगी। साथ ही बता दें कि कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा ने अब तक 3,570 किलोमीटर के सफर में से 2,800 किलोमीटर तक का सफर पूरा कर लिया है, जिसके बाद आज यात्रा अपने दूसरे पड़ाव की ओर बढ़ेगी। सरकार का थिंक टैंक कहे जाने वाले नीति आयोग के पूर्व उपाध्यक्ष राजीव कुमार ने सोमवार को 2016 में हुई नोटबंदी को लेकर आए सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर अपनी बात रखते हुए एनडीटीवी से बातचीत के दौरान कहा कि नोटबंदी का परिणाम काफी मिला जुला रहा, क्योंकि हमारी अर्थव्यवस्था का एक बड़ा हिस्सा आज भी नकदी पर चल रहा है। काले धन जैसे मुद्दे पर मुझे नहीं लगता है कि हमें वैसी सफलता मिली है। गौरतलब है कि नवंबर 2016 में नोटबंदी का ऐलान करते समय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यह स्पष्ट कर दिया था कि यह प्रतिबंध काले धन पर अंकुश लगाने की ओर एक बड़ी योजना का हिस्सा था और इससे आतंकवाद को भी कंट्रोल करने में सफलता मिलेगी। लेकिन इसके 6 साल बाद प्रचलन में नकली नोटों की मात्रा 2016 से भी कहीं अधिक है। वित्त मंत्रालय द्वारा लोकसभा में साझा किए गए आंकड़ों के अनुसार साल 2022 के मार्च में कुल मुद्रा का मूल्य मार्च 2016 के 16,41,571 करोड़ रुपए की तुलना में 89% बढ़कर 31,05,721 करोड़ रुपए हो गया है। बता दें, कल सोमवार को सुप्रीम कोर्ट में 2016 में केंद्र सरकार द्वारा की गई नोटबंदी के मामले पर सुनवाई की गई और इस दौरान 5 जजों की संविधान पीठ ने 500 और 1000 के पुराने नोटों को बंद करने के मोदी सरकार के फैसले को 4-1 के बहुमत से बरकरार रखा है। कर्नाटक में होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले ही राजनीतिक गलियारों में गहमागहमी बढ़ती नजर आ रही है और इस बीच खबर है कि जनता दल एस के नेता और पूर्व मुख्यमंत्री एचडी कुमार स्वामी ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के एक बयान पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि ये कर्नाटक है, यहाँ आपकी राजनीति नहीं चलेगी। दरअसल हाल ही में केंद्रीय मंत्री शाह का एक बयान सामने आया है, जिसमें उन्होंने एक परिवार का एटीएम वाली टिप्पणी करते हुए कहा है कि इनको वोट देना कांग्रेस के लिए वोट देने जैसा होगा। अब अमित शाह के इसी बयान पर पलटवार करते हुए कुमार स्वामी ने कहा कि उन्होंने कहा है कि बीजेपी का किसी के साथ कोई गठबंधन नहीं होगा। कौन उनके दरवाजे पर गया था? क्या हम एक समझौते की तलाश में गए थे? मैं 224 सदस्यीय विधानसभा में से 120 सीटों से अधिक सीट पाने के उद्देश्य से अपनी पार्टी का आधार बना रहा हूं। मैं दिन में 20 घंटे काम कर रहा हूं। मैं अर्जी लेकर कांग्रेस या बीजेपी के दरवाजे पर नहीं गया। कुमार स्वामी ने आगे कहा कि 2018 के विधानसभा चुनाव के दौरान कांग्रेस ने दावा किया था कि जेडीएस को वोट देने का मतलब भाजपा को वोट देना है और हमें बी टीम कहा था। अब भाजपा नेता अमित शाह जेडीएस को कांग्रेस की बी टीम कह रहे हैं और कह रहे हैं कि हमें वोट देना कांग्रेस को वोट देने जैसा होगा। ये जेडीएस के बारे में डर को दिखाता है। ये चुनाव से पहले ऑपरेशन लोटस है। इसके साथ ही कुमार स्वामी ने अमित शाह पर निशाना साधते हुए कहा कि ये कर्नाटक है, यहाँ आपकी राजनीति नहीं चलेगी। मैं किसी के दरवाजे पर नहीं गया था। कांग्रेस और भाजपा दोनों गठबंधन की मांग करते हुए मेरे दरवाजे पर आए थे। बिहार के पूर्व कृषि मंत्री और आरजेडी विधायक सुधाकर सिंह के बयान से प्रदेश में राजनीतिक माहौल गर्मा गया है और उन्हें चारों तरफ से घेरा जा रहा है। दरअसल सुधाकर सिंह ने कहा है कि तेजस्वी यादव आज बिहार के मुख्यमंत्री नहीं हैं, इसके लिए नीतीश कुमार दोषी हैं। नीतीश कुमार नाइट वॉचमैन के रूप में आए थे कि 2-4 महीने वह मुख्यमंत्री रहेंगे और फिर तेजस्वी यादव सीएम बन जाएंगे। आज 4 से 5 महीने होने जा रहे हैं, तो इसके लिए दोषी नीतीश कुमार हैं। उनसे पूछा जाना चाहिए कि आप क्यों उन्हें मुख्यमंत्री बनने नहीं दे रहे हैं। अब सुधाकर सिंह के इसी बयान को लेकर हम पार्टी के संरक्षक जीतन राम मांझी ने आरजेडी से एक बड़ी मांग की है। जीतन राम मांझी ने ट्वीट कर लिखा है कि माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी पर अभद्र टिप्पणी करके सुधाकर सिंह ने साबित कर दिया है कि भले ही वह आरजेडी में हो, पर उनकी आत्मा आज भी अपने पुराने दल भाजपा के साथ ही है। ऐसे में आरजेडी की जवाबदेही बनती है कि अविलंब सुधाकर सिंह पर कार्रवाई करें। यही गठबंधन धर्म का पालन होगा। जीतन राम मांझी की इस मांग से डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव की मुश्किल बढ़ती नजर आ रही है। वहीं इससे पहले उपेंद्र कुशवाहा ने भी तेजस्वी यादव से अपील करते हुए कहा कि तेजस्वी जी जरा गौर से देखिए, सुनिए अपने एक माननीय विधायक के बयान को और उन्हें बताइए कि राजनीति में भाषाई मर्यादा की बड़ी अहमियत होती है। वे उस शख्सियत को शिखंडी कह रहे हैं जिन्होंने बिहार को उस खौफनाक मंजर से मुक्ति दिलाने की मर्दानगी दिखाई थी, वह भी तब जब उसके खिलाफ कुछ भी बोलने से पहले
लोग दाएं बाएं झांक लेते थे। ऐसे बयानों से प्रदेश की लाखों करोड़ों जनता और वर्तमान जेडीयू और तत्कालीन समता पार्टी के उन हजारों कार्यकर्ताओं की भावना को चोट पहुंचती है, जिन्होंने उस दौर में नीतीश कुमार जी का साथ सहयोग दिया, कुर्बानी दी। कार एक्सीडेंट के बाद भारतीय क्रिकेटर ऋषभ पंत का देहरादून के एक हॉस्पिटल में इलाज चल रहा है और दुनिया भर के लोग उनके जल्दी ठीक होने की कामना कर रहे हैं। वहीं एक्सीडेंट कैसे हुआ, इसके पीछे क्या कारण रहा, इसे लेकर भी बहस चल रही है। और इस बीच भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के एक अधिकारी का सोमवार को एक बयान सामने आया है, जिसमें उन्होंने कहा है कि जिस सड़क पर क्रिकेटर ऋषभ पंत की कार दुर्घटना का शिकार हुई, वहां कोई गड्ढा नहीं था। दरअसल उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने रविवार को देहरादून के एक अस्पताल में क्रिकेटर से मिलने के बाद कहा था कि पंत ने उन्हें बताया है कि उनकी कार दुर्घटनाग्रस्त हो गई जब वह राजमार्ग पर एक गड्ढे से बचने की कोशिश कर रहे थे। वहीं इससे पहले शनिवार को पंत से मुलाकात करने वाले दिल्ली एवं जिला क्रिकेट संघ के निदेशक श्याम शर्मा ने भी क्रिकेटर के हवाले से बताया था कि शुक्रवार तड़के जब वह गड्ढे से बचने की कोशिश कर रहे थे तब यह दुर्घटना हुई। लेकिन बता दें कि भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण ने इस बात को खारिज कर दिया है। NHAI रुड़की डिवीजन के परियोजना निदेशक प्रदीप सिंह गुसाई ने पीटीआई भाषा को बताया कि जिस जगह दुर्घटना हुई उस सड़क पर कोई गड्ढा नहीं था। जिस सड़क पर कार दुर्घटनाग्रस्त हुई वह राजमार्ग से सटी एक नहर। चीन के साथ साथ दुनिया भर के कई देशों में एक बार फिर पैर पसार रहे कोरोना को मद्देनजर रखते हुए स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया ने सोमवार को नई दिल्ली इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर कोविड टेस्ट और इससे जुड़ी अन्य सुविधाओं का जायजा लिया। इस बात की जानकारी उन्होंने खुद अपने ट्विटर हैंडल के जरिए दी। इसके साथ ही स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि अगर कोई वेरिएंट देश में आएगा तो देश को उसके लिए सतर्क रहना होगा। हर संभव तैयारी की जा रही है जिससे देश में एक बार फिर कोरोना ना फैले। उन्होंने आगे कहा कि हाई रिस्क वाले देशों के अंतर्राष्ट्रीय यात्रियों को अनिवार्य रूप से भारत आने से पहले एयर सुविधा पर अपनी RT-PCR रिपोर्ट अपलोड करनी होगी। हम सभी हवाई अड्डों पर आने वाले सभी अंतर्राष्ट्रीय यात्रियों में से 2% का कोविड-19 के लिए रैंडम टेस्ट कर रहे हैं। इसके अलावा केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने सोमवार को कहा कि चीन, हांगकांग, जापान, दक्षिण कोरिया, सिंगापुर और थाईलैंड से भारत के किसी हवाई अड्डे पर पहुंच रहे यात्रियों के लिए 1 जनवरी से कोविड की नेगेटिव रिपोर्ट दिखाना अनिवार्य कर दिया गया है, भले ही उन्होंने मूल रूप से किसी भी देश से अपनी यात्रा शुरू की हो। आज के लिए बस इतना ही। बाकी की खबरों के लिए जुड़े रहिए सत्यहिंदी.com के साथ।